यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। नहीं, बार बार हम जाती रही पर लेकिन कोई नहीं वहाँ पे सुविधा मिली। इतने गंभीर नहीं थे। अब 3 दिन के अंदर वहाँ कोई हमको सुविधा नहीं मिली, 3 दिन के अंदर ही चले गए। वे तब डॉक्टर ने देखा और फिर उसके बाद हम बुलाते रही, फोन पर भी किया, हम रात रात फोन करते रही, आए नहीं, देखने तक नहीं आए। किसके लिए दीदी लेती हूँ खाना। बहुत हम परेशान, किसी से कह नहीं सकती हूँ। बार बार जब योजना निकलती है तब हम कागज बार बार जमा करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है दीदी। हम लोगों ने मतलब जो वहाँ पे भाई लोग थे उन लोगों ने बहुत ही झगड़ा करके ऑक्सीजन सिलेंडर लिया। फिर उन लोगों ने एफआईआर भी शायद इसकी करवा दी। जिला अस्पताल की बस से बदतर स्थिति थी। जिला अस्पताल में कोई भी डॉक्टर छूने वाला नहीं था, बात करने वाला स्थिति में नहीं था। स्थिति भयावह थी उस समय भी। उस समय का मंजर जो था, आप लोग अगर यहाँ पे होते मौके पे तो आंसू के सिवा कुछ नहीं होता। ऑक्सीजन सिलेंडर उनका स्पेयर में कोई रखा हुआ था जो सिलेंडर देने के लिए तैयार नहीं थे। अस्पताल का ही सिलेंडर था। अस्पताल का ही था, लेकिन उस सिलेंडर को अगर मिल जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। सामने बेच रहे थे एक लोग, सब लोग मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। पापा तो चले गए, अब कमाने वाला कोई नहीं। ये बेटा कहता था, बोल नहीं पाता है, न सुनता है, न बोलता है, न कुछ है। गुस्सा तो बिल्कुल होगी, गुस्सा क्यों नहीं होगी कि हम लोगों पर गुजर रही है। हम लोग जानते हैं क्या गुजर रही है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना की दूसरी लहर में एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं की गई, तो दूसरी तरफ सिसकियां भरती ये नीलम हैं। नीलम हरदोई की रहने वाली हैं। उनसे हमारी मुलाकात गंगा यात्रा के दौरान तब हुई जब हम हरियावा गांव पहुंचे। नीलम से बात करते ही वो रोने लगती हैं। बात करने पर पता चलता है कि उन्होंने अपने पति देवेंद्र मिश्रा को कोरोना की वजह से खो दिया। अप्रैल में जब कोरोना की दूसरी लहर थी, उस दौरान देवेंद्र भी कोरोना की चपेट में आए। उसके बाद क्या क्या हुआ वो बताते बताते नीलम की सिसकियां बंध जाती हैं। देवेंद्र जी की जब तबीयत खराब हुई तो तुरंत आप डॉक्टर के पास ले गए थे, अस्पताल में तुरंत एडमिट करा दिए थे कि कोई दिक्कत हुई थी? कैसे क्या हुआ था बता पाएंगे आप? पहले थोड़ा बुखार आया था, उसके बाद खाना पीना बंद हो गया उनका, सांस नहीं ले पा रहे थे बिल्कुल। तब हम ले करके गई उनको, तो वहाँ सरकारी में पहले भर्ती कराया, वहाँ जवाब दे दिया। उसके बाद में वो हॉस्पिटल ले करके सचिन गए, संयुक्त वाले में। सरकारी अस्पताल में क्या बोल दिए थे? वहाँ जवाब दे दिया था। ऑक्सीजन मिल पाया था जब अस्पताल में एडमिट किया गया उनको? कोविड ले आए थे, पहले तो इनकार कर दिया था, फिर जबरदस्ती ले आए थे सिलेंडर सचिन। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। नहीं, बार बार हम जाती रही पर लेकिन कोई नहीं वहाँ पे सुविधा मिली। तीसरे दिन खत्म हो गए सुबह। नीलम, आपको लगता है कि अगर देवेंद्र जी को सही से इलाज मिल जाता 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ठीक हो जाते? हाँ, इतने गंभीर नहीं थे। अब 3 दिन के अंदर वहाँ कोई हमको सुविधा नहीं मिली, 3 दिन के अंदर ही चले गए। उसके बाद
कोई यहाँ जनप्रतिनिधि कोई आया कि बात करें कि आपकी माली हालत ऐसी है, आप डॉक्टर जब भर्ती हुए तब डॉक्टर ने देखा और फिर उसके बाद हम बुलाते रही फोन पर भी कि हम रात रात फोन करते नहीं, आए नहीं, देखने तक नहीं आए। कहाँ देखने जाएंगे? हाँ, सैयद सुक्त वाले में, अच्छा, अस्पताल में। अस्पताल में। अच्छा, आप भी थी क्या गई वहाँ? हाँ, हम साथ में रही बराबर। अच्छा, बराबर आप साथ में थी। तो वहाँ पे डॉक्टर आप बुला रही थी लेकिन नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे। सचिन ने भी फोन किया था रात में, तब भी नहीं आया। तो आप अस्पताल में थी तो व्यवस्थाएं क्या थी, कुछ बता पाएंगे कि वहाँ कोई सुनता था नहीं सुनता था, दवाई पानी मिलती थी, खाना वाना कैसा मिलता था? नहीं, खाना मिलता था पर लेकिन हम टाइम पर नहीं थी वहाँ, हमने लिया ही नहीं खाना पीना। किसके लिए दीदी लेती हूँ खाना? नीलम जी, एक सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा सा सब्र रखे ना, अभी बच्चे भी है ना आपके, फिर वो मतलब वो भी तो टूटते होंगे ना। हाँ, अच्छा, आप तेरे पड़ोस से पूछ लो क्या हमारे घर की परिस्थिति है दीदी। बहुत हम परेशान, किसी से कह नहीं सकती हम। हमारे जेठ बैठे, इनसे पूछ लो कि कैसे हम चलाते हैं। हमारे जेठ हमको सत्ता देते हैं, इतनी खेती बाड़ी भी नहीं है जो हम उसी से चलाएं। घर भी अंदर गिरा पड़ा हुआ है। नीलम हमसे कहती हैं कि अगर सही से इलाज मिल जाता तो वो ठीक हो जाते। वो बताती हैं वो मंजर जब ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पति को नहीं मिलता और पैसे लेकर किसी और को दे दिया जाता है। नहीं, लड़का हमारा इतना बड़ा हो गया, आज तक न कोई पेंशन, सब कागज बराबर प्रधान लोगों को देती, सब बातें, पेंशन तक नहीं। अच्छा, दिव्यांग वाला जो विकलांग वाला आज तक नहीं, वो भी कागज नहीं बना है। क्या बोले हैं वो लोग? सर आप भी आइएगा, फैमिली के जो कुछ और मेंबर्स हैं। जो पैसे नहीं दिए, बार बार जब योजना निकलती है तब हम कागज बार बार जमा करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है दीदी। यहाँ पे इनकी फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ उनसे भी बात करते हैं। आप नीलम जी के क्या हैं? भतीजे हैं। भतीजे हैं, इनके जेठ के बेटे हैं। नाम क्या है? राम विवेक मिश्रा। राम विवेक मिश्रा। तो राम विवेक जी, मतलब इनसे तो बात क्या ही करूं, मतलब वो उनके आंसू नहीं थम रहे, वो एकदम फपक के रो। मैडम आप भी आ जाइएगा। तो कह रहे हैं कि वो स्थिति वो वहाँ पे अस्पताल में थी, डॉक्टर्स को बुला रही थी, डॉक्टर नहीं आ रहे थे। आप लोगों को कोई जानकारी कि वहाँ पे क्या हो रहा था? आप लोग तो बात कर रहे होंगे ना फ़ोन पे। में ऐसा था कि कोई भी डॉक्टर कोई भी डिसीजन लेने को तैयार ही नहीं था। हम लोगों ने मतलब जो वहाँ पे भाई लोग थे उन लोगों ने बहुत ही झगड़ा करके ऑक्सीजन सिलेंडर लिया। फिर उन लोगों ने एफआईआर भी शायद इसकी करवा दी थी। हाँ, दीपू पे। कौन? मिश्रा, देवेंद्र मिश्रा के भतीजे, सचिन मिश्रा पे ही हाँ एफआईआर भी करवा दी थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया बिल्कुल। पंकज मिश्रा ड्यूटी पर थे उतने समय रात में, हाँ काटते रहे। इसी गांव के हैं? अच्छा, देखिए बड़ी बात यह है कि वो इसी गांव के। और ठीक है सर, आपका नाम क्या है? आप क्या है नीलम जी? नीलम जी की हम जेठ हैं। जेठ हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मदन मोहन मिश्रा। मदन मोहन जी। मदन मोहन जी, हालत तो बड़ी खराब है, मतलब काफ़ी खराब है, काफ़ी खराब है जी। अभी हमारे पिताजी की पिछली 20 तारीख को सिर्फ लापरवाही के कारण ही उनकी डेथ हो गई। जी। आपके पिताजी को क्या हुआ था? जी, उनको पड़ा था हार्ट अटैक माइनर, लेकिन उन्होंने दवाई दी पेन किलर की। अच्छा। जी। जिला अस्पताल की ये स्थिति है? जिला अस्पताल की स्थिति आपको बता रहा हूँ मैं। जी। कोविड के समय तो और भयावह स्थिति रही होगी। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब रही। जी। ये
कह रही बार बार फोन कर रही थी, तो आप लोगों को भी फोन की होंगी क्योंकि ये तो असहाय हो रही होंगी वहाँ अस्पताल। सार हो रही, टूट रही थी बिल्कुल। हम लोगों को फोन संपर्क नहीं हो पा रहा था। जैसे भी होता था वैसे ही स्थिति इनकी देख के हम लोग टूट जाते थे। जिला अस्पताल की बस से बदतर स्थिति थी। जिला अस्पताल में कोई भी डॉक्टर छूने वाला नहीं था, बात करने वाला स्थिति में नहीं था। हम लोग संपर्क चाहते भी थे, फिर भी वो संपर्क करना से भागते थे, कतराते थे। बहुत स्थिति भयावह थी उस समय भी। उस समय का मंजर जो था, आप लोग अगर यहाँ पे होते मौके पे तो आंसू के सिवा कुछ नहीं होता। ऑक्सीजन सिलेंडर के लेके कह रहे हैं कि कैसे तैसे एक छीना था FIR भी, वो क्या था, किससे छीना था, क्या था वो? ऐसा था, ऑक्सीजन सिलेंडर उनका स्पेयर में कोई रखा हुआ था, जो सिलेंडर देने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो अस्पताल का ही सिलेंडर था? अस्पताल का ही था, लेकिन उस सिलेंडर को अगर मिल जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने जबरदस्ती वहाँ पे की, करने में समय लग गया। जब सिलेंडर लेके गए तो वहाँ पे हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। मेरा जो अस्पताल में सिलेंडर होने के बावजूद, ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद नहीं मिला था, ये कह रहे हैं? ऑक्सीजन था ही नहीं वहाँ पे। जो भी था उसमें 100-200 ग्राम था, उसी से हम लोगों ने सोचा था कामयाबी मिल जाएगी। एक मिनट नीलम जी क्योंकि अस्पताल, हाँ ये अस्पताल में थी तो ये ज्यादा बताए। तो वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर था लेकिन वो हमारे सामने बेच रहे थे। बरेली के थे एक लोग। नहीं तो एक मिनट, अस्पताल के लोग ही ऑक्सीजन सिलेंडर वो जो था वो बेच दे रहे थे? हाँ जो पैसा दे रहा था उसको दे रहे थे। हाँ, पर लेकिन हम समझ नहीं पाए, बाद में समझी हम जब सिलेंडर बेचा गया तब। किसको बेचा था, किसने बेचा था? वहाँ के वार्ड बॉय ने बेचा है, डॉक्टर ने, किसने? अब ये नहीं कोई बरेली साइड के थे, अब पता नहीं कौन। अस्पताल के लोगों ने बेचा था? हाँ, अस्पताल के लोग एजेंट काम कर रहे थे। एक मिनट, फिर मैं आपके पास, एक मिनट में आती हूँ सर। गरीब की सुनने वाला था नहीं कोई वहाँ पे। बहुत भयावह स्थिति थी। गरीब अपनी आवाज़ डॉक्टरों तक पहुँचाते पहुँचाते उससे पहले सारी व्यवस्था बड़े आदमी छीन ले जाते थे। अब नीलम को बस अपने बच्चों की चिंता सताती रहती है। उनके मुताबिक उन्हें कोई सरकारी मदद अब तक नहीं मिल पाई है। घर की माली हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। कोरोना की पहली लहर में ही उनके पति की जॉब छूट गई थी और अब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं। प्राइवेट नौकरी करते थे गुड़गांव में, साल भर से यही थे। यही थे, तो यानी कि पहले से ही काम छूट गया था, तो पैसे की दिक्कत तो पहले से ही शुरू हो गई होगी। पहले से ही दिक्कत करते, 1 साल पहले से। पहले जब लॉकडाउन हुआ था तभी आ गए थे। अभी कैसे घर चल रहा है? हमारी जेठ है वो मदद करते थे, सचिन मिश्रा है वो मदद करते हैं। आपको बता दें, जिन सचिन मिश्रा का ये नाम ले रही हैं नीलम जी, वो सचिन मिश्रा नेकी की दीवार के संस्थापक हैं। उनका कई दफ़ा आपने नाम सुना होगा, कई सारी पॉजिटिव स्टोरीज आपने उनकी देखी होंगी। लेकिन ये उन्हीं का परिवार है जो इस तरह से टूट रहा है कि उनके पास कोई सरकारी मदद अब तक नहीं पहुंची है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। अच्छा नीलम जी, आराम आराम से बात करते हैं ना, परेशान मत होइए। बच्चे अभी कहाँ हैं? पढ़ने गए, स्कूल गए हरदोई। क्या करते हैं, मतलब किस किस क्लास में हैं बच्चे आप? एक फर्स्ट ईयर में है, एक MA में है, बड़ी वाली लड़की एक BA में है, लड़का फर्स्ट ईयर में, एक बोलता सुनता नहीं है। नीलम जी एक सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा सा सब्र रखें ना, वे बच्चे भी हैं ना आपके, फिर वो मतलब वो भी तो टूटते होंगे ना। हाँ? अप्रैल से नीलम का यही हाल है। वो बस रोती रहती हैं और उनको देखकर परिवार के बाकी लोग भी टूटने लगते हैं। फिर भी अभी इनकी हालत है तो कैसे संभालते हैं आप लोग? आप लोग का अब हमें लोग यहाँ बने रहे थे, देखे रहे थे, जो कोई चीज़ हो तो वही लोग ले आए थे हरदोई वाले। हाँ, जो बड़े वाले हैं दादाजी वो ले आते हैं, सब्जी वगैरह है और जो चीज़ होती है सो लेके देती ही नहीं। अभी तो कोई भी कमाने वाला नहीं, एक पैसा कमाने वाला कोई नहीं। ये बच्चा है मैडम, ये बोल रहा था कि कमाने वाला कोई नहीं, सब लोग मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, पापा तो चले गए, अब कमाने वाला कोई नहीं। ये बेटा कहता था, बोल नहीं पाता है,
न सुनता है न बोलता है न कुछ है, न कुछ का सुविधा मिल रही। बताओ हम लोगन का जो इनकी समस्या नहीं देखी जा रही है। लेकिन एक बाद में यहाँ देखो अब का हो, जब जो कुछ हो पावे इनकी तसना नहीं देखी जाए। अगर आज बच्चा सुनने वाला हो तो तीनों का सहारा हो तो चलो 4 दिन बाद बड़े हुए गए हैं, 2 लड़की नहीं है, शादी का जाए पराया भी नहीं। परिवार हम कौन कह के कद्दे होता तो हम तो कर रहे हैं। नीलम के जेठ मदन मोहन की भी आंखें छलक आती हैं। वो जैसे तैसे उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं और अपने गुस्से का गुब्बार निकाल देते हैं। किसी को कोई पैसे की मदद, आर्थिक मदद? अब अभी तो आर्थिक मदद कोई नहीं इनको मिली जी। आपकी भी आंखें नम हो गई हैं। हाँ, आप भी रुआ से। हाँ बिल्कुल सही बात, ऐसी स्थिति है और कोई सुनने वाला तो है नहीं, ये स्थिति चल रही है। तो अपने आंसुओं को छुपाने के लिए आप हंस दे रहे हैं। हाँ मजबूरी है, क्या करें हम, आंसू तो बहेंगे जरूर वो तो जीवन भर बहेंगे। कोरोना चुनाव में, क्योंकि चुनाव है तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सिस्टम के लिए सरकार ज़रूरी है और उसके लिए चुनाव ज़रूरी है। कोरोना मुद्दा है दादा चुनाव में जी। कोरोना मुद्दा क्यों नहीं, कोरोना बहुत बड़ा मुद्दा। लोगों में गुस्सा है। गुस्सा तो बिल्कुल होगी, गुस्सा क्यों नहीं होगी कि हम लोगों पर गुजर रही है, हम लोग जानते हैं क्या गुजर रही है। 2 पैसे की आमदनी नहीं, किसान यहाँ सबसे ज़्यादा भयभीत है। गाय छुट्टा टहल रही, सांड छुट्टा टहल रहा है, जिससे अन्न भी नहीं मिल पा रहा है किसान को। किसान सबसे ज़्यादा भयभीत है जानवरों से। ठीक है, स्थिति बिल्कुल खराब चल रही है। गाय तो तुम्हारी हैं, गाय 4 आदमियों की हैं और खेत 20 आदमियों की हैं, तो सांड को कहाँ को लेके जाए हम। गाय तो चलो बन जाएंगी, लेकिन सांड का क्या करें, ट्रैक्टर सरकार दे रही फ्री में। गांव में और लोगों को भी कोरोना का कुछ ऐसा केस है गांव में, कोरोना को लेकर डर वर रहा होगा उसमें बहुत? उस टाइम पे तो काफ़ी यही स्थिति चल रही थी, डर तो था ही था। और यहाँ से निकलने पे हमारे यहाँ थाने वाले प्रतिबंध भी लगा चुके थे, आदमी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। कोई आदमी अगर हॉस्पिटल जा रहा है, अगर वो कह भी रहा है, लेकिन थाने वाले सुन नहीं रहे थे उस टाइम, कि वो यही समझ रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है। तो गुस्सा बहुत होगा। गुस्सा क्यों नहीं है, उस टाइम जो हम पे गुजरी है उस दौर को जब याद करते हैं तो बहुत क्रोध आता है, लेकिन मजबूर है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के बीच गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम CHC भी जाते हैं और वहाँ कुछ लोगों से बात भी करते हैं। बताओ, अब कोरोना की जो सेकेंड वेव की जो स्थिति थी वो एक मुद्दा है चुनाव में कि नहीं? हाँ, वो मुद्दा है चुनाव में और रहेगा भी। उसमें उसके दौरान जो है लोगों को सुविधाएं नहीं मिल सकी और जो हमारी जनता है बहुत परेशान रही है। सरकार भी उतना सही से काम उसके लिए नहीं कर पाई है। तो ये वोट करने जाओगे तो ये दिमाग में रहेगा? जी हाँ, ये करीब 60% लोगों के दिमाग में रहेगा। अच्छा। जी, बहुत अफरा तफरी मची है। यहाँ की बात तो चलिए थोड़ा मीडियम स्तर का है, लेकिन जो हमारे उच्च स्तर के हैं हॉस्पिटल वगैरह, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। कोरोना की दूसरी लहर के समय, मतलब अभी हम देवेंद्र मिश्रा के परिवार से मिलके आए हैं, उनकी यहाँ डेथ हुई थी। उनकी तो स्थिति क्या थी, मतलब सही में कोई सुविधा मिल नहीं पा रही थी स्वास्थ्य की? सुविधा तो कोई नहीं मिल पा रही थी। सुविधा के नाम पे तो ये था कि हम लोग अपने घरों में बैठे थे, बस इलाज यही काढ़ा वगैरह या जो दवाएं मिल रही थी। अगर कहीं अस्पताल में भी जाते थे तो डॉक्टर साहब नहीं मिलते थे, वो दूर से ही बातें कर लेते थे, कहाँ देखते थे किसी मरीज को। तो सुविधाओं की इतनी डर इतना था हम लोगों के अंदर कि हम लोग दूर से भी, अगर किसी ने मान लो किसी को जुकाम है तो उसको भी तो हम लोग अपने रिश्तेदार को भी नहीं देखने जा पा रहे थे। बाकी रही बात यहाँ पे इलाज के नाम पे, तो वो तो कुछ नहीं था यहाँ। सत्येंद्र और चंदन भी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल गांव में क्या है वो बयां कर देते हैं और ऐसे ही हालात और सिस्टम के सितम ने नीलम के पति को छीन लिया और दे दिया ताउम्र का गम।